नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम रिसर्च पीवाईक्यू सीरीज का क्लास 10 लेंगे, मतलब क्लास 10। इस वीडियो में आपको 181 से लेके 200 क्वेश्चन तक सॉल्व किया जाएगा, मतलब 20 क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है यानी 181 नंबर का क्वेश्चन, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे 181 लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है? एक मतलब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज क्या है? एक थ्योरी है या परिकल्पना है या शोध प्रश्न या समीक्षा है? तो ध्यान से समझो। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, ये समाजशास्त्र में ज़्यादातर उपयोग है, क्योंकि ये इससे कौन से थिंकर रिलेट करते हैं? तो ब्लूमर और मीड रिलेट करते हैं, ब्लूमर व मीड, ये ध्यान रखना। तो यह क्या है? एक थ्योरी है, क्योंकि हर जगह क्या होता है, हर समाज में सिंबल के आधार पर क्या किया जाता है? इंटरेक्शन, मतलब बातचीत किया जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर पे, 182। मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाए? शोध में कटौती की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं, वह कौन से हैं? मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन मतलब यहाँ पे डिडक्टिव के बारे में पूछ रहा है, एंड डिडक्टिव हम आपको पढ़ाया भी है, तो ध्यान रखना। डिडक्टिव इन रिसर्च हैज़ द फॉलोइंग स्टेप। वो कौन कौन से स्टेप हैं जहाँ पे डिडक्टिव में यूज किया जाता है? तो ये ध्यान रखो। सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका थ्योरी होता है। आप क्या करोगे? थ्योरी लोगे, क्योंकि डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव का आप समझो पहले। इंडक्टिव वो डिडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव में क्या होता है? इंडक्टिव में आई से आप क्या करो? इन्फॉर्मेशन लो। इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन कैसे है? छोटा सा है। इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर से या पर्टिकुलर को ही क्या कहते हैं? स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट हो या स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, ये दोनों क्या होता है हिंदी में? विशिष्ट होते हैं। अब उसके तरफ से कहाँ जाओगे? जनरल यानी थ्योरी की तरफ जाओगे। जनरल, जनरल या थ्योरी की तरफ जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? यहाँ पे इंडक्टिव में क्या होता है कि हाइपोथेसिस बनाया जाता है। हाइपोथेसिस बनाया जाता है। और डिडक्टिव में ठीक इसका अपोजिट होता है। क्या होता है डिडक्टिव में? कि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी थ्योरी बनाया है। जनरल, जनरल है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? मतलब यहाँ पे क्या करोगे? आप पर्टिकुलर की तरफ जाओगे। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक की तरफ जाओगे। अब स्पेसिफिक की तरफ गए तो आप ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या करता है कि जो ऑलरेडी जो थ्योरी बनी है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप हाइपोथेसिस को क्या करोगे? मतलब यहाँ पे टेस्ट करोगे। यहाँ पे हाइपोथेसिस का क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। हाइपोथेसिस का टेस्ट किया जाता है। तो जब आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी थ्योरी बनी है उसी का क्या करोगे? हाइपोथेसिस का टेस्ट किया जाएगा। तो जो पहला स्टेप है आपका, थ्योरी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिडक्टिव के बारे में पूछा है, तो थ्योरी ले लिए। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया है, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं? उस डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने के बाद उसको फाइंडिंग कर रहे हैं, यानी निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब उसके बाद क्या करते हो? निष्कर्ष निकालने के बाद आप क्या करते हो? परिकल्पना की पुष्टि या अस्वीकृत करते हो। तो ये ध्यान रखना, मतलब कन्फर्मेशन या मतलब और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो बना है उसी को क्या किया जा रहा है? यहाँ पे हाइपोथेसिस का टेस्ट किया जाता है कि हाइपोथेसिस सही है या गलत, ये ध्यान रखना। तो बी सी डी आपका ऑप्शन सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 183 पे। 183 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि मध्य श्रेणी का सिद्धांत है। मध्य श्रेणी का सिद्धांत अनुभवजन्य जांच का केंद्र है, ये ध्यान रखना। ये बात सही है, क्योंकि जो मध्य श्रेणी का सिद्धांत होता है, जो यह सिद्धांत होता है क्या होता है? एक ऐसा सिद्धांत है, न तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, न तो बहुत ज़्यादा क्या होता है? छोटा होता है। मतलब ये बीच वाला है, मिडिल, मतलब बीच वाला सिद्धांत है, ये ध्यान रखना। मतलब अब ध्यान से समझो, इसमें क्या होता है? क्या सीमित दायरे वाला था। और ये क्या होता है कि अनुभवजन्य शोध से जुड़ा होता है। मतलब अनुभवजन्य मतलब एम्पिरिकल, एम्पिरिकल जो आप एक्सपीरियंस के हो, ये ध्यान रखना। तो वो एम्पिरिकल इंक्वायरी से जुड़ा होता है। मिडिल रेंज थ्योरी किससे जुड़ा होता है? एम्पिरिकल इंक्वायरी से, ये बात सही है। जो भव्य सिद्धांत हो, मतलब ग्रैंड थ्योरी, ये तो मिडिल रेंज है, मतलब बीच वाला है। ये ग्रैंड मतलब व्यापक थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी फंक्शन एज ए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। जो भव्य सिद्धांतों के विपरीत क्या होता है? मिडिल रेंज जो थ्योरी था, मध्य श्रेणी का सिद्धांत, वो प्रतिबंधित डोमेन में क्या करता है? मतलब बीच वाला होता है। तो ये बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? ये करेक्ट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान से समझो 184 क्वेश्चन नंबर, 184 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यवस्थित नमूने में, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में, मतलब यादृच्छिक संख्याओं की तालिका का चयन किए बिना, यहाँ पे ध्यान रखो, सीधे नमूनाकरण फ्रेम से इकाइयाँ चुन सकते हैं। ये बात सही है
कि यादृच्छिक संख्याओं की तालिका का चयन किए बिना, मतलब सीधे मतलब क्या होता है सैम्पलिंग फ्रेम, ये ध्यान रखना। चूज यूनिट डायरेक्टली क्या होता है फ्रॉम अ सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम आपको बताएं कि क्या होता है, ये ध्यान रखना। PYQ के सीरीज में आप लोग वहाँ से जरूर देखें। अब सैम्पल मतलब सिस्टमेटिक को समझ लो आप क्या होता है। सिस्टमेटिक आपको कई बार बताया जा रहा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्योंकि क्वेश्चन में जितनी बार रिपीट हो रहा है हम उतनी बार आपको परिभाषा बता रहे हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, यह किसका टाइप है, मतलब रैंडम सैम्पलिंग का, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है। तो अब ध्यान रखो, पहला जो यूनिट होता है वो सेलेक्ट रैंडमली होता है, और उसके बाद जो भी यूनिट सेलेक्ट होगा एक इंटरवल गैप होगा। उसके बाद मान लो पहला यूनिट हम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद हर तीसरे यूनिट को हम सेलेक्ट करते हैं, हर तीसरा यूनिट ये रहा, हर तीसरा यूनिट ये रहा। अब जो पहला यूनिट जो सेलेक्ट किए वो रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, रैंडम सेलेक्ट। और जो तीसरा मतलब उसके बाद जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक इक्वल गैप के आधार पर हो रहा है। देखो यहाँ पे 2 नंबर छोड़े हैं, मतलब यहाँ पे ध्यान रहो, यहाँ पे 2 लाइन छोड़े, यहाँ पे 2 लाइन छोड़े, यहाँ पे 2 लाइन छोड़े। इसके बाद जब यूनिट होता है उसको हम लेते हैं, ये 2 लाइन छोड़ के उसको 2, तो यहाँ पे एक इंटरवल मतलब इक्वल गैप है। तो इक्वल गैप को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इक्वल गैप। और ये किसका टाइप है, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ये ध्यान रखना आप लोग। तो पहला आपका क्या है, सीधे नमूनाकरण, ये बात सही है। जो सिंपल रैंडम सैंपल है इज अ मोस्ट प्राइमरी फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये ध्यान रखना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसका टाइप है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान से समझना। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही, दूसरा आपका गलत, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 185 पे, 185। अब इसको ध्यान से समझना आप लोग। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है 185। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रतिभागी या विषय चर का एक उदाहरण है, मतलब एक बोला जाता है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट को शोधकर्ता चेंज कर सकता है, लेकिन डिपेंड जो वेरिएबल होता है वो प्रतिभागी समझ लो है, ठीक। अब ये होता क्या है, अब यहाँ पे समझो इस चीज़ को। अब जो प्रतिभागी होता है, मान लो एक शोधकर्ता गया किसी चीज़ को, अब जो शोधकर्ता होता है प्रतिभागी का कौन सा एक उदाहरण है, प्रतिभागी वाला चर कौन सा है इसमें, क्या टाइम ऑर्डर है, क्या रिकलेक्शन है, क्या हेरफेर है, क्या किसी व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें से कौन सा प्रतिभागी का चर है। अब ध्यान से समझो, क्या मैनिपुलेशन क्या है, मैनिपुलेशन कौन करता है, शोधकर्ता करता है, शोधकर्ता। जबकि क्या होता है, किसी व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता, मान लो कोई प्रतिभागी राजनीति से संबंध है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उस चीज़ को एनालाइज करोगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रतिभागी का है, प्रतिभागी का चर है, प्रतिभागी चर। अब ध्यान रखो, ये प्रतिभागी का चर है। संस्मरण, रिकलेक्शन, ये मतलब ये क्या है, एक प्रोसीड्यूरस आउटकम है, याद करने की क्षमता है, ठीक। टाइम ऑर्डर क्या आपका, मतलब यह क्या वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक रिसर्च डिजाइन है, ये रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन, ये ध्यान रखना। तो जो आपका पॉलिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ पर्सन, इसको ध्यान रखो, क्योंकि यह प्रतिभागी का है, इसको चेंज नहीं कर सकता है, मतलब ये शोधकर्ता का नहीं, शोधकर्ता वो मैनिपुलेट करता है कोई वेरिएबल को, कि क्या किसी पे क्या असर पड़ रहा है, मतलब कोई चर को मैनिपुलेट करके, ठीक, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 186 पे, 186 में क्या किया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स है, इज अ टर्म नॉर्मली यूज, मतलब व्याख्या विरोधाभास आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, इसको समझो। सबसे पहले आप क्या करो, इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स को समझो। इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स जो होता है, यह क्या होता है, यह तब होता है जब डिफरेंट कल्चर के डेटा को क्या करते हो आप, इंटरप्रिटेट यानी व्याख्या करते रहते हो। तो जब व्याख्या करते हो तो उसमें क्या होता है, कठिनाई आती है व्याख्या करने में। जब डिफरेंट कल्चर के आप मतलब क्या करते हो, डिफरेंट कल्चर मतलब अलग अलग संस्कृति के डेटा का जब, या बिहेवियर का यानी व्यवहार का, डेटा मतलब डेटा और तथ्य, डेटा मतलब होता है तथ्य, डेटा या व्यवहार के क्या करते हो आप, व्याख्या करते हो, तो उसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं उसी को क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स है। अब इससे रिलेट कौन करता है इस शब्द से, तो ध्यान रखो, एक ही समय पे जब कई चरों का अध्ययन किया जाता है तो उसमें भी क्या होता है, मतलब कठिनाइयाँ आती हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स को आप क्या कहते हैं, क्रॉस कल्चर रिसर्च कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब हिस्टोरिकल में क्या कर, किसी हिस्ट्री का स्टडी किया जाता है, जैसे 1857 की क्रांति, ठीक। अब कंटेंट एनालिसिस, किसी कंटेंट का एनालिसिस किया जाता है। अब मान लो जैसे कोई एक चीज़ कंटेंट मिला आपको, अब उस चीज़ को क्या करते हो, जैसे टीवी में कोई न्यूज चला तो अब उस चीज़ को एनालिसिस करते हो, कोई सी न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना, उसी को क्या कहते हैं, कंटेंट एनालिसिस। एथिकल में क्या होता है कि आप नैतिक विचारों का अध्ययन करते हो, मतलब नैतिकता बताते हो, ठीक, ये ध्यान रखना। 187 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 187,
कौन से वेब आधारित अनुसंधान के लाभ हैं। अब वेब आधारित मतलब क्या होता है, ऑनलाइन, मतलब यह ध्यान रखना, मान लो एक ऑनलाइन तुम आप सर्वे कर लियो तो उसमें क्या हो रहा है, तो यह शोधकर्ता के लिए समय बचाता है, यह बात सही है। यह वेब प्रतिभागियों के लिए पूरे दिन खुला रहता है, यह भी बात सही है। डेटा संग्रह सटीक होने के साथ साथ स्वचालित भी होता है, यह भी बात सही है। दूरस्थ प्रतिभागी समृद्ध डेटा प्रदान करते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। अब जो ई वाला ऑप्शन है, डिजिटल डिवाइड को का डेटा संग्रह पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये गलत है। अब ध्यान रखो आप क्या होता है कि इसमें जो ए बी सी ऑप्शन है आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे डी भी सही होता है, लेकिन आपका ऑप्शन सिर्फ 3 ही का देना है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि डी भी सही है, क्योंकि वो समृद्ध डेटा प्रदान करते हैं। कुछ हद तक ये बात सही है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ए बी सी हम यहाँ पे आपको मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन एक साथ नहीं दिया है सेलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए ए बी सी सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 188 पे। 188 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रायोगिक अनुसंधान में, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्या हम परिणाम को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों को समाप्त नहीं कर सकते। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो आप किसी भी चर को क्या करोगे, आप उसको खत्म कर दोगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि कोई चीज़ भी नियंत्रण कर सकते हो, आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो एक्सपेरिमेंट में, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब आप क्या करो कि मतलब सेकेंड स्टेटमेंट को समझो। सर्वेक्षण अनुसंधान में विशाल मात्रा में समृद्ध व विविध डेटा एकत्र किए जाते हैं। अब जब आप सर्वे करते हो तो होता क्या है कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ लोगों का सर्वे करते हो, लगभग मतलब जनगणना में जैसे होता है, तो आप कोई भी सर्वे उठाओ, मतलब किसी टॉपिक पर सर्वे कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, विशाल मात्रा में क्या करते हो, मतलब बहुत बड़े, मतलब यहाँ पे क्या होता है, वास्ट अमाउंट ऑफ रीच एंड डाइवर्स डेटा कैन बी कलेक्टेड, ये बात सही है, ये ध्यान रखना कि क्या होता है सर्वे के जरिए क्या होता है, जो शोधकर्ता बड़े सैंपल से क्या होता है डाइवर्स और डिटेल्ड डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ये ध्यान रखना, ये बात सही है आपका। जो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि कंट्रोल यहाँ पे किया जा सकता है। अगर यहाँ पे नहीं रहता, मतलब नहीं रहता तो ये बात सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो इसलिए ये बात गलत हो जाए, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 189 पे, 189 पे। परीक्षण 2 समूहों के बीच माध्य अंतरों का क्या होता है, परीक्षण करने के लिए होता है, तो ये क्या बात है, मतलब टी टेस्ट क्या होता है, टू टेस्ट मीन डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप, ये बात क्या है, टी टेस्ट हम आपको क्या होता है 2 ग्रुप के बीच क्या करता है, डिफरेंट बताता है, मीन मतलब क्या होता है, माध्य बताता है, ये ध्यान रखना, ये बात सही है। अनोवा जो होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या इसी को क्या कहते हैं, मतलब एफ टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो समूह माध्यों के बीच अंतरों की तुलना नहीं कर सकता, ये बात गलत है, क्योंकि अभी तुलना करता है, लेकिन किसके, 2 से अधिक ग्रुपों के बीच है, 2 से अधिक मतलब 3 ग्रुप हो, 4 ग्रुप हो, 5 ग्रुप हो, तो इसी को क्या कहेंगे, अनोवा, ठीक, ये ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 190 पे। 190 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सैद्धांतिक निर्माणों से जुड़े संबंधों की भविष्यवाणी के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना। तो अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सैद्धांतिक निर्माणों से जुड़े संबंधों को भविष्यवाणी करने के रूप में क्या जाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस। अब ध्यान से समझो कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस क्या होता है। जो हाइपोथेसिस होता है आपका, वो थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट का क्या के बीच क्या होता है, मतलब हाइपोथेसिस और जो थ्योरेटिकल, यहाँ पे थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट जो है, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, ये इन दोनों के बीच क्या होता है, जो संबंध होते हैं वो प्रेडिक्शन वाले होते हैं, मतलब भविष्यवाणी वाले होते हैं, ये ध्यान रखना। इनके बीच का जो संबंध होता है वो भविष्यवाणी वाला होता है, भविष्यवाणी यानी फ्यूचर चीज़ को देखता है। अब यह क्या करता है कि थ्योरी से डिराइव करता है कि डेटा की टेस्ट की जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो ऑपरेशनलाइजेशन हाइपोथेसिस, ये जनरल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये ध्यान से समझो। अब जो यहाँ पे जो ऑपरेशनल हाइपोथेसिस, जनरल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, यहाँ से अभी क्वेश्चन बने नहीं है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगी भी नहीं। जो कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस है, यही ध्यान से इंपॉर्टेंट समझ लेना, क्योंकि यह क्या कहता है, कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस वो भविष्यवाणी से जुड़ा रहता है, ये ध्यान रखना आप लोग। मतलब यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 191 पे, 191 पे, 191 नंबर क्वेश्चन। परीक्षण के बाद केवल नियंत्रण समूह डिजाइन से जो बचा होता है, तो सेंसिटाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट है। अब ध्यान रखना, अब हम आपको सेंसिटाइजेशन आपको मतलब जो पिछली वीडियो थी उसमें बताएं, ये ध्यान रखो कि सेंसिटाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है,
पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन अवॉइड। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंसिटाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट। उस वीडियो को आप देख लेना जो वीडियो हम आपको सेंसिटाइजेशन पे समझाएं, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 192 पे। 192 क्या कह रहा है कि इस तरह से निर्मित प्रश्न जो एक अपेक्षित उत्तर का सुझाव देते हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट करो वो आप उस उत्तर को दो, तो उसकी पहचान इस प्रकार की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, लीड क्वेश्चन कहते हैं। अब ध्यान रखो लीड क्वेश्चन क्या होता है। लीड क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे सवाल हैं जो रिस्पॉन्ड को किसी खास जवाब की तरफ क्या करता है, गाइड करता है, ये ध्यान रखना। अब एक मान लो जैसे अब एक चीज़ यहाँ मान लो कोई प्रतिभागी है, अब उसको हाँ कहने के लिए क्या किया जाता है, मतलब लीड करते हैं। आप उसको क्या करते हो, एक हिंट दे रहे हो, प्रॉम्प्ट दे रहे हो, मतलब हिंट देना। जैसे आपसे कोई अब आप छोटे होंगे तो आप जैसे मैम आपको क्या या सर जो भी होंगे तो आपको क्वेश्चन पूछ रहे होंगे आपसे, तो आप जब भी आंसर दे रहे होगे तो उसमें क्या किया जाता है, तो आप आंसर देते टाइम कुछ भूल जाते होगे, तो उसमें आपको मैम क्या करती थी, हिंट देती थी कि इसके बाद ये होगा, ये आंसर होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, लीड क्वेश्चन कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 193 पे। 193 में क्या कह रहा है कि अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन से नैतिक सिद्धांत हैं, ये ध्यान रखो। नैतिक सिर्फ पूछा है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो नैतिक में क्या क्या होगा, अब रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट है, तो प्रतिभागियों का आप सम्मान करो। इन्फॉर्म कंसेंट, सूचित सहमति लो। ठीक, जस्टिस फॉर पार्टिसिपेंट है, प्रतिभागियों के लिए न्याय, ये आपको पढ़ाएं और देखिए क्वेश्चन प्रतिभागियों में पूछा भी है, ये ध्यान रखना। स्वैच्छिक धोखा, ये मतलब नैतिक नहीं है। जबरदस्ती सहमति, ये भी गलत है। तो नैतिक सिद्धांत से कौन रहा, आप प्रतिभागियों का सम्मान करें, प्रतिभागियों के लिए न्याय करें, और सूचित सहमति आप उनको इन्फॉर्म कर दें। ठीक, इन्फॉर्म कंसेंट, तो ABC आपका सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 194 पे। 194, यदि शोध अध्ययन में अधिक शोध की उत्पत्ति होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू, मतलब अनुमानी मूल्य कहेंगे, ये ध्यान रखो। तो ये ध्यान रखो ह्यूरिस्टिक मतलब वैल्यू मतलब ये होता है कि रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि जहाँ फ्यूचर स्टडी या न्यू क्वेश्चन को क्या किया जाए, मतलब नए प्रश्नों को क्या किया जाए, जन्म दे सके। ठीक ना, यहाँ पे समझो आप ह्यूरिस्टिक वैल्यू, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होता है कि क्या होता है, रिसर्च ऐसा होना चाहिए, शोध ऐसा होना चाहिए, शोध ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर स्टडी मतलब फ्यूचर में स्टडी किया जा सके या नए क्वेश्चन को जन्म दिया जा सके। फ्यूचर स्टडी मतलब भविष्य में फ्यूचर स्टडी या फिर न्यू क्वेश्चन को जन्म दिए, न्यू क्वेश्चन को क्या दे, जन्म दे। तो इसी को क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू कहते हैं। अब ध्यान रखो ये बात सही है कि जो यदि शोध अध्ययन से अधिक शोध की उत्पत्ति होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू कहते हैं। ये ध्यान, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। जो डिस्कशन होता है, अब ध्यान रखो डिस्कशन में क्या होता था, जो चर्चा अनुभाग शोधकर्ताओं को लिखित रूप में स्वतंत्रता और लचीलेपन की अनुमति नहीं देता। अब यहाँ पे ध्यान रखो, हम आपको डिस्कशन अभी पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, तो जो डिस्कशन होता है वो रिजल्ट पे डिस्कस होता है। रिजल्ट आपका जो भी मतलब रिसर्च कर लियो तो उसका जो रिजल्ट आया उस पर डिस्कस किया जाता है। अब ध्यान रखो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का पूछ चुका है, इंट्रोडक्शन आपसे पूछ चुका है और डिस्कशन पूछ चुका है, ये तीनों मतलब की पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। जो डिस्कशन सेक्शन होता है वो क्या होता है, शोधकर्ता को लिखित रूप और स्वतंत्रता लचीलेपन की अनुमति नहीं देता, ये देता है, ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाता है। यहाँ पे फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है, डिस्कशन सेक्शन में दिया जाता है, अलाउ किया जाता है, यहाँ पे नॉट अलाउ किया, ये ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 195 पे। 195, जो सिद्धांत के अनुसार क्या होगा इसके बारे में विशिष्ट भविष्यवाणी को जाना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखो मतलब हाइपोथेसिस से समझा जाता है, जो सिद्धांत के अनुसार क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक प्रिडिक्शन अबाउट व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू द सी, मतलब थ्योरी आर नोन एज। अब ध्यान रखो जो अनुसंधान कथन रिसर्च स्टेटमेंट होगा नहीं, मतलब जो रिसर्च फॉरकास्ट होगा नहीं, ये ध्यान रखना। मतलब फॉरकास्ट मतलब पूर्व अनुमान, पहले से अनुमान लगाना। हाइपोथेसिस मतलब क्या आपको बताएं, मतलब कोई कार्य कर उस कार्य को करने से पहले ही आपका शोध के कारण और परिणाम को मतलब पहले ही दिमाग में बना लेते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना,
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पढ़े तो ध्यान रखना। अब क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, इसके बारे में विशिष्ट भविष्यवाणी को जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना। हाइपोथेसिस के अनुसार ही हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी बनाते हैं कि ये मतलब बाद में ऐसा होगा, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 196 पे। 196 एक सिद्धांत या परिकल्पना से व्यवस्थित अवलोकन या निष्कर्ष तक निकलने वाली तर्क की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, ये क्या होता है, एक सिद्धांत या परिकल्पना से। अब इंडक्टिव डिडक्टिव को सब समझो आप, इंडक्टिव डिडक्टिव में जनरल से लेके आप पर्टिकुलर की तरफ जाते थे। अब इंडक्टिव में एक पर्टिकुलर से लेके या स्पेसिफिक से लेके यहाँ भी, अब यहाँ पे क्या जाते हो, जनरल की तरफ जाते हो। तो यहाँ पे पूछा क्या, पहला वर्ड क्या दिया, अ प्रोसेस रीजनिंग इमेजिनिंग फ्रॉम अ थ्योरी। ठीक, तो थ्योरी से आप क्या जा रहे हो, या हाइपोथेसिस है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड। तो वो क्या होता है, डिडक्टिव होता है, निगनात्मक होता है। आगनात्मक आपको बता दिए हैं, ये ध्यान रखना। फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, एक घटना को, मतलब एक घटना को लोग कई तरीकों से देखते हैं, कई तरीकों से देखते हैं। एक ही घटना को जब बहुत लोग अलग अलग तरीकों से देखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 197 पे। 197 में क्या कह रहा है कि उत्तर प्रत्यक्षवादियों के अनुसार इसे प्राप्त करना असंभव है। अब क्या प्राप्त करना असंभव, ये ध्यान से समझो। मतलब क्या होता है कि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट होते हैं वो सोशल साइंस को मानते हैं, ठीक। और जो पॉजिटिववादी मतलब प्रत्यक्षवाद होते हैं, देखो एक होता है पॉजिटिविस्ट मतलब प्रत्यक्षवाद, एक होता है पोस्ट पॉजिटिविस्ट मतलब उत्तर प्रत्यक्षवाद। यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिविस्ट, यहाँ पे टी आई है, थोड़ा राइटिंग खराब है। यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद ये प्रत्यक्षवाद है। जो प्रत्यक्षवाद होता है, प्रत्यक्षवाद किससे रिलेट करता है, तो जो मतलब ये काम्टे हैं, अगस्ट काम्टे, उनसे रिलेट करता है। ये अगस्ट काम्टे का थ्योरी है, अगस्ट काम्टे क्या किया जाता है, समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो जो पॉजिटिविस्ट है वो साइंस को मानता है, और जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो सोशल साइंस को मानता है। और जो पॉजिटिविस्ट है वो क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा, ये ध्यान रखना। और जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, ये मात्रात्मक, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखो, तो जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है उनके लिए क्या प्राप्त करना संभव, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिविटी को नहीं प्राप्त कर सकते, निष्पक्षतावाद को, क्योंकि वो क्वालिटेटिव डेटा को मानते हैं, मतलब गुणात्मक डेटा को। और गुणात्मक डेटा क्या होता है, मतलब निष्पक्षता ज़्यादा नहीं आती है, तो इसीलिए उनको लिए ऑब्जेक्टिविटी को पाना असंभव हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 198 पे। 198 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुभवजन्य अध्ययन के लिए पोस्टर प्रस्तुति में हो सकता है। मान लो एक कोई एम्पिरिकल स्टडी करो, तो उसमें पोस्टर को प्रेजेंट करना है, ठीक। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट होगा ही, मेथड आप करेंगे प्रयोग, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना, रिजल्ट आप निकलेगा ही, आपका कंक्लूजन में निकला। तो ABCDE आपका ऑप्शन सही है, ABCDE, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 199 पे। 199 अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में लिंग शब्द को दुर्लभ अवसरों पर ही पसंद किया जाता है, ये ध्यान से समझो आप। कि जो सोशल साइंस रिसर्च है, द टर्म जेंडर इज प्रेफर ओनली द रेयर ओकेशन। अब ध्यान से समझो, इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस रिसर्च में जेंडर शब्द बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। खासकर क्या होता है, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को बताने के लिए। तो दुर्लभ अवसरों पर नहीं, बल्कि हर जगह, हर जगह। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब ध्यान रखो, जो टर्म जेंडर है, सेकेंड स्टेटमेंट है, जो टर्म जेंडर है वो सोशोलॉजी में, जो टर्म है जेंडर वो सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंस रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मतलब फीचर। तो जो सेक्स मतलब जेंडर होता है, जेंडर जो होता है, जेंडर ये क्या है, बायोलॉजिकल मतलब लिंग शब्द जैविक विशेषता से संबंधित मतभेदों का समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक निर्माण, ये बात सही है, ये ध्यान रखना। बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल फीचर है, मतलब जैविकी विशेषता है, ये ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, और दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 200 पे, 200 क्वेश्चन। यहाँ आपका जो रिसर्च PYQ सीरीज का प्रॉमिस था वो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन आपका, अधिकांश सामाजिक अनुसंधानों में प्रयुक्त चर होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन मैनुपुलेट, मतलब गैर हस्तांतरण, ये ध्यान रखना। मैनुपुलेट एक्सपेरिमेंटल में प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल में कॉज और इफेक्ट को देखा जाता है, कॉज और इफेक्ट, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो डेविएशनल होता है, विचलन, ये ध्यान से बाद में समझाएंगे हम आपको। ये क्या होता है, नॉन मैनुपुलेटेड, मतलब जो इन मस्ट ऑफ सोशल रिसर्च द वेरिएबल यूज, तो कौन से वेरिएबल को सोशल रिसर्च में यूज किया जाता है, तो जो मतलब परिवर्तनहीन हो, गैर नॉन मैनुपुलेटेड, ठीक, ये ध्यान रखना। सोशल साइंस मतलब सोशल रिसर्च में अक्सर ऐसे वेरिएबल का प्रयोग करते हैं जिन्हें रिसर्चर कंट्रोल या मैनुपुलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब शोधकर्ता क्या करते हैं, मतलब उसको नियंत्रण, और मैनुपुलेट मतलब क्या होता है कि वो क्या होता है, मैनुपुलेट मतलब होता है कि बदलना ना, मैनुपुलेट, ये ध्यान से समझ लो, मतलब एक गूगल कर लेना इसको आप, मैनुपुलेट को, तो उसको मैनुपुलेट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो एज हुआ, चाहे जेंडर हुआ, आप जेंडर को बदल सकते हो नहीं, एज को बदल सकते हो नहीं, तो एथेंसिटी, मतलब आप जिस एथेंसिटी से आते हो क्या उसको बदल सकते हो, ठीक, ये ध्यान रखना। एजुकेशन को आप बदल सकते हो नहीं, तो ये ध्यान रखना, उसी चर को यूज किया जाता है, उसी वेरिएबल को शोधकर्ता यूज करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, नॉन मैनुपुलेबल या गैर हस्तांतरण, तो ये ध्यान रखना। यहाँ आपका जो रिसर्च PYQ का प्रॉमिस था वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। धन्यवाद।